हाँ जी दोस्तों, चलो आ गए क्या सब लोग? फटाफट बताओ, सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्या? कौन कौन आ रखा है चैट पे? फटाफट हाय 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 मारो। यस गाइस, क्या करने वाले हैं सर? आज अपन क्यों मिले? आज अपन लोग रिवीजन करने वाले हैं इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू का। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये रिवीजन है तो कृपया इससे रिवीजन का ही एक्सपेक्टेशन रखना। इंटेंशन ये है कि आप एग्जाम के पहले भी इसी तेजी के साथ पूरा रिवाइज कर लो, तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? और जो लोग YouTube पे मेरे को देख रहे हैं, YouTube वाले फटाफट फटाफट नीचे वीडियो को लाइक मार दो प्लीज, बिकॉज तुम लोगों को पता है योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। तो फटाफट YouTube पे लाइक मार दो, कमेंट करके बोल देना जैसा तुमको लगा वीडियो। अभी सर शुरू करते हैं। सर हम क्यों लाइक करें? मैं क्यों तुमको पढ़ाऊं? तो तुम लोग लाइक करोगे तो क्या होता है, तुम्हारे जितने भी जान पहचान के दोस्त लोग होते हैं वो लोग को पता चल जाता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए भी रेलिवेंट होगा, उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर करीबन अप टू 10 मार्क्स तक का भी आ जाता है आपके एग्जाम में। सर आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी को जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। उसको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। तो एक प्रमोटर ऑफ अ कंपनी होता है। उसके अलावा सर इस कंपनी में हम मोआ एओए के बारे में बात करेंगे। 5 तरह की कंपनीज होते हैं, तुमको पता है। लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड में 2 तरह का, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में 2 तरह का, विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी में 2 तरह का, विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से मिला करके 5 तरह के कंपनीज होते हैं। उसके बाद से मैंने क्या कहा, सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है ये सेक्शन 3 पे शुरू होता है, 22 पे खत्म होता है। 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आप कंपनी फॉर्म करोगे तो क्या चीजें रखोगे ध्यान? सर देखो, एफ पहले आता है कि आई पहले आता है? एफ पहले आते हैं, तो सेक्शन 3 फॉर्मेशन है, सेक्शन 7 जो है इनकॉर्पोरेशन है, सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अगर आप एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो इट मे बी फॉर्म्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। सिर्फ लीगल पर्पस के लिए बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मर्डर करने के लिए कंपनी बना ली। अब वो जो लॉफुल पर्पस के लिए बनाओगे वो पब्लिक कंपनी होगी अगर, तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। प्राइवेट कंपनी होगी तो मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, और 1% कंपनी होगा तो मिनिमम 1 मेंबर होगा। ये लोग मेंबर कैसे बनेंगे सर? बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। आप सब्सक्राइब करोगे मेमोरेंडम को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी कौन? 1% कंपनी में क्या होगा? आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। सर नॉमिनी कैसे बनाओगे? नॉमिनी का नाम आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखोगे, पर जिसका भी नाम नॉमिनी में डाल रहे हो ना, उसका रिटन कंसेंट आपके पास होना जरूरी है। और ये नॉमिनी का रोल क्या है कि जो सोल मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर अगर वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो नॉमिनी जो है वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो सर सीखने वाला पॉइंट क्या था? एक तो नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में जाता है, दूसरा नॉमिनी का रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और अगर डेथ होती है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। किसकी डेथ या इनकैपेसिटी? अगर मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी होती है तो। अब सर ये जो रिटन कंसेंट आपको मिल रहा है ना, ये आप आरओसी के पास फाइल करोगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त। आपको पता है जब सेक्शन 7 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास फाइल करोगे। अब सर क्या नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? जी हां, जब उसकी मर्जी, एट एनी टाइम वो विड्रॉ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप नॉमिनी को रिप्लेस कर सकते हो? मान लो मेरा छोटा भाई है हैप्पी, उसको मैंने नॉमिनी बनाया, क्या मैं हैप्पी को हटा करके किसी और को ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हो। आप एक नोटिस दोगे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, कंपनी को इंटीमेट करोगे, कंपनी उस चीज को जाकर के रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा। पर ये जो चेंज है ना, इसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। अब आपको समझ आएगा कि सेक्शन 13 जो है वो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात करता है। वहां पे आपको पता है मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए एसआर वैसार बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। पर अगर आपने अपना नॉमिनेशन क्लॉज चेंज किया ना मेमोरेंडम का, जिसमें आपने एक नाम हटा के दूसरा नाम लाए, तो उसको ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा और आपको वो सेक्शन 13 वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ आया सर? अब जी हाँ। उसके बाद सर अपन ने सेक्शन 3 ये पढ़ा, बहुत सिंपल है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। तुम लोग चैट पे प्लीज मेरे को यस सर नो सर नो सर बोलते जाओ। तुम लोग जितना इंटरेक्ट करोगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, चलो सर सेक्शन 3 ये क्या कहते हैं? मेंबर टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। जब 1 घंटे में पूरा रिवीजन होएगा ना, तभी अंदर से मजा आएगा, तो मेरे साथ पूरा ध्यान दो अपना 100%। सर मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस क्या कहता है? अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर्स होते हैं 7 या फिर 2। 7 या फिर 2। अब आप एक बात समझो, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 या 2 होते हैं, उससे अगर कम हो गया तो कंपनी अगर कम होने के बाद 6 महीना तक बिजनेस कर सकती है, पर 6 महीने के अंदर उसको वापस से नंबर ऑफ मेंबर्स लाना पड़ेगा। बट अगर वो 6 महीने से ज्यादा बिजनेस
बिजनेस कर रही है जबकि नंबर ऑफ मेंबर कम हो रखे हैं, तो जितने मेंबर है ना, जितने मेंबर है जो धंधा चला रहे हैं, जिनको पता है कि हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो रखा है, वो लोग पर्सनली लायबल होंगे। दे विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द होल डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द टाइम एंड कैन बी सेवरली सूड। मतलब वो 6 महीने के बाद जितना भी उन्होंने डेट उठाया है उसके लिए सेवरली लायबल होंगे और उनके ऊपर अकेले के ऊपर भी केस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पता था, देवर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी के पास 7 से कम मेंबर है, फिर भी कंपनी अपना धंधा चलाई जा रही है, 6 महीने तक चलाया, उसके आगे भी चलाया जा रही है। ठीक है, यहां पे सर जॉइंटली एंड सेवरली नहीं लिखा, यहां पे सिर्फ सेवरली लिख दिया है। उसके बाद सर सेक्शन 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 4, 5, 6 जो है आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाओ 7 पे। आप अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे? मेरी आंखों में देखा, अगर जब मैं बात करता हूं, मैं तुमको रिवीजन करवा रहा हूं, मेरी बात सुनो। सर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे? अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास। कौन से आरओसी के पास जाए सर? जो जगह पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बनने का प्रपोजल डाला है, वहां के रजिस्ट्रार के पास जाओगे। मान लो मुंबई में खोलना है तो मुंबई के आरओसी के पास जाऊंगा और 7 डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा। सबसे पहला साइंड एमओए एओए, एमओए एओए की बहुत जरूरत है। दूसरा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल आरओए इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक मेरा ऑफिस नहीं बन जाता तब तक कहां कम्युनिकेट करोगे मेरे से? उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा एक साथ आते हैं सर। तो आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, फर्स्ट सब्सक्राइबर के और फर्स्ट डायरेक्टर्स के, सब्सक्राइबर्स के और डायरेक्टर्स के। क्या पर्टिकुलर्स दोगे? नेम हो गया, एड्रेस हो गया, नेशनैलिटी हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, ये सारी चीजें दोगे और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ भी अटैच करोगे। पर जब आप फर्स्ट डायरेक्टर की बात करो ना, तो फर्स्ट डायरेक्टर का दिन भी दे देना, दिन नंबर भी दे देना। और फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड आपको ना फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन एनी बीसी, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर फर्म, वो भी देना पड़ेगा। एंड द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर की 2 और चीजें आपको देनी पड़ेगी, एक तो उनका इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उनका और कहां कहां पे मन लगा हुआ है वो बताना पड़ेगा, और यहां पे भी मन लगाएंगे ऐसा कंसेंट लेना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपको देनी पड़ेगी। तो पहला हो गया एओए एमओए, दूसरा हो गया एड्रेस, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो गया? ये तीनों। छठा अब क्या हो जाता है? डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन? ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि जो एक्ट और रूल्स है उसका पूरा पूरा कंप्लायंस हो गया है। ऐसा डिक्लेरेशन कौन देगा मालिक? 2 लोग देंगे। सबसे पहला तो आपका जो सीए, सीएस या एडवोकेट जो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपको एक डिक्लेरेशन देगा। और दूसरा, हर वो इंसान जिसका नाम आया है, पर्सन नेम्ड इन द एओए, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या सेक्रेटरी हो, वो लोग भी बोलेंगे कि एक्ट का कंप्लायंस हो गया है। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, जो सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर देंगे, जिसमें वो 3 बातें लिखेंगे। सबसे पहला, मैं किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ हूं। दूसरा, मैं फ्रॉड के लिए या मिसबिहेवियर्स के लिए गिल्टी कभी भी नहीं पकड़ा गया हूं पिछले 5 साल में। और तीसरा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है वो हमारा ट्रू और करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। 3 चीजें क्या? मैं कन्विक्ट नहीं हुआ हूं किसी ऑफेंस के लिए, मैं गिल्टी नहीं हूं फ्रॉड या मिसबिहेवियर्स के लिए पिछले 5 साल में कभी भी, और तीसरा, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट और कंप्लीट है। ये 7 डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे आप किसके पास? आरओसी के पास। सर पहले 5 तो याद हो गए थे। पहला 5 क्या है? एमओए एओए, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट और कंसेंट। ये 5 चीजें हो गई। फिर आपको 2 डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पहला डिक्लेरेशन क्या दोगे आप? कि भैया देखो हमने एक्ट से कंप्लायंस कर लिया है, देख वो आ गया आपको डिक्लेरेशन कि आपने एक्ट से कंप्लायंस कर लिया है। और एक क्या डिक्लेरेशन दोगे? कि भैया हम लोग जो है ना, हम लोग कन्विक्ट नहीं हुए, गिल्टी नहीं है, और हम लोगों ने क्या नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए सच सच। समझे मालिक? उसके बाद जब आप आरओसी के पास जाओगे, आरओसी बदले में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और साथ में एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, सीओआई देगा और सीआईआई देगा। और सुनो, जो भी कॉपी आपने आरओसी के पास फाइल किया था ना अभी, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। उसके बाद मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, मेरी बात सुनो सर। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश की, झूठ बोला या सच छुपाया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया, तो आप लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। पर क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। पर अगर वो झूठ के बेसिस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो ध्यान रखना, जो प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया, वो लोग सारे 447 के लिए लायबल होंगे। मतलब जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे उनको तो 447 में फ्रॉड के लिए पकड़ेंगे, साथ में जो ट्राइब्यूनल है ना, 447 का रिवीजन सर अपन 3rd चैप्टर के रिवीजन के साथ करेंगे। अब सर सुनो, जो ट्राइब्यूनल है ना, वो ऑर्डर पास करेगा, जिसमें ऑर्डर में वो क्या बोलेगा? 5 चीजें। मिस्टर लोवा लोवा क्या बोलेगा सर? मिस्टर लो, MRLOW। एम क्या है बताओ? मैनेजमेंट, वो कंपनी का मैनेजमेंट छीन लेगा तुमसे। R, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। L, लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। O, अदर्स। W, वाइंडिंग अप। तो मैंने बोल दिया ना सर, आप बोलो ना मिस्टर लोवा लोवा, उसमें ए नहीं है, मिस्टर लो। एम क्या हो गया सर? आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट छीन लेगा आपका। ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? टू पास ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी
इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और मेंबर, क्योंकि पब्लिक के हित में इसलिए हम मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा आर, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तीसरा एल, लाइबिलिटी को क्या करेगा, अनलिमिटेड कर देगा। ओ, अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। और डब्ल्यू, डब्ल्यू कंपनी का वाइंडिंग अप भी कर सकता है, पर कोई भी ऑर्डर देने के पहले ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऊब देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और उसके बाद उनकी बातें सुनने के बाद ही ऑर्डर पास करेगा। समझे सर? मैंने क्या बोला, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में अगर तुम झूठा इंफॉर्मेशन देते हो या सच्चा इंफॉर्मेशन छुपाते हो तो क्या होगा, तो बेटा दो चीजें होगी। तो क्या होगा बेटा, दो चीजें होगी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको फ्रॉड लगेगा 447 का, पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो प्रमोटर, डायरेक्टर, ये लोग को तो फ्रॉड लगेगा ही, साथ में ट्राइब्यूनल जो है मिस्टर लो का ऑर्डर पास करेगी। आप समझे? लेकिन मिस्टर लो का जो ऑर्डर पास करेगी उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है ना, एक बहुत प्यारा फॉर्म आता है स्पाइस फॉर्म। स्पाइस फॉर्म का क्या मतलब है सर, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो स्पाइस फॉर्म लेकर के आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एकदम आसानी से, एक फॉर्म में सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद सर 1% कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मेरी आंखों में देखा जब मैं बात करता हूं सर। 1% कंपनी में एक नॉमिनी वाला प्रोविजन है जो हमने पढ़ लिया, तो नॉमिनी वाला इतना सा प्रोविजन जो है हमने पढ़ लिया। अब सर सवाल ये है, दो लोग होते हैं एक 1% कंपनी में, एक सोल मेंबर एक नॉमिनी। सोल मेंबर नॉमिनी, सोल मेंबर और नॉमिनी कौन बनता है, तीन कंडीशन मीट होना चाहिए सर। सोल मेंबर और नॉमिनी वो इंसान बनता है जो एक नेचुरल पर्सन है और जो इंडियन सिटीजन है और जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या अदरवाइज है। क्या बोला मैंने, वो नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले पड़ता था, बाद में इन्होंने अमेंडमेंट करके और अदरवाइज ऐड कर दिया, तो अब फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मेरे वीडियो को स्पीड में चला के देखेंगे ना, आगे मत देखना बेटा, मत देखना, नहीं देखोगे गलत करोगे। इसी स्पीड पे देखो, बहुत है, मैं ऑलरेडी 2x पे चल रहा हूं। मैं अगर स्लो चलता तुम 2x कर देते, मैं ऑलरेडी 2x पे चल रहा हूं। तू मेरी बात पे अटेंशन दो। मैंने क्या बोला, 1% कंपनी कौन बना सकता है, सोल मेंबर कौन हो सकता है, वो तीन कंडीशन, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट और अदरवाइज। सर रेसिडेंट बोले तो रेसिडेंट मतलब वो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। रेसिडेंट म्हणजे वो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर मेरे को एक बात बताओ, क्या आप दो कंपनी में सोल मेंबर बन सकते हो, क्या आप दो 1% कंपनी में सोल मेंबर बन सकते हो, नहीं। क्या आप दो 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो, नहीं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम सिर्फ एक जन के हो सकते हो सोल मेंबर। तुम क्या सोच रहे हो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में तुम एक ही जन के हो सकते हो सोल मेंबर और एक ही जन के हो सकते हो नॉमिनी, ठीक है। अब सर सोल मेंबर और नॉमिनी, अब समझो मैं एक कंपनी में सोल मेंबर था और एक दूसरे कंपनी में नॉमिनी था। एक कंपनी में सोल मेंबर था, दूसरे कंपनी में नॉमिनी था। जहां पे मैं नॉमिनी था ना, वो नॉमिनी वहां पे जो सोल मेंबर था वो गया, तो मैं जो नॉमिनी था वो अब सोल मेंबर बन गया। अब मैं यहां पे भी सोल मेंबर हूं, यहां पे भी सोल मेंबर हूं, तो मैं तो दो जगह मेंबर बन गया। तो उसका क्या, तो लॉ ने बोला अगर इस कारण से मैं दो जगह मेंबर बन जाता हूं तो मेरे को 180 डेज का टाइम मिलेगा। 180 डेज के अंदर मेरे को कोई जगह छोड़ करके वहां पे एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, वहां पे एक सोल मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मैं दो जगह पे नहीं हो सकता, अगर हो गया तो मेरे को 180 दिन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। सर माइनर का क्या, माइनर का कुछ नहीं, बोले ना वो मेंबर बन सकता ना वो नॉमिनी बन सकता, कोई काम का नहीं है। अब सर उसके बाद कन्वर्जन की बात करते हैं। 1% कंपनी जो है ना, वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं कन्वर्ट हो सकता। आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए, आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए, बहुत बोल रहे हो अंशिका, तुम बहुत बोल रहे हो, बोले माइनर नल्ला है, बोले सुनो, ओए ढक्कन बच्चों सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला माइनर जो है वो कुछ नहीं बन सकता। और सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, कोई नॉर्मल कंपनी भी अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट करवा सकती है, पर 1% कंपनी को बोला हमने ना बना तो 1% कंपनी ही रहे। उसके अलावा सर 1% कंपनी जो है ना, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक 1% कंपनी हो तो ऐसा बिजनेस बताओ जो आप नहीं कर सकते, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बीसी के सिक्योरिटी में पैसा नहीं डाल सकते आप, बीसी के सिक्योरिटी में पैसा नहीं डाल सकते आप। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एनबीएफसी मत लिखो, एनबीएफसी नहीं एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। अरे बोलो समझा क्या, हाँ सर। अब सेक्शन 8 बताओ, सेक्शन 8 क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सर एक ऐसी कंपनी जो तीन कंडीशन मीट करती है उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाएगा। कौन सी तीन कंडीशन सर, पहला वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। 12th के बाद आपको रिसर्च करके डिसीजन लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। रिसर्च करके आप क्या डिसीजन लोगे, सर आपने रिसर्च किया
आपने डिसाइड किया भाई मैं एजुकेशन में जा सकता हूं या स्पोर्ट्स में जा सकता हूं या मैं बाकी काम भी कर सकता हूं। एजुकेशन में आपने देखा आपके पास 3 ऑप्शन थे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, और स्पोर्ट्स में आपने बोला ठीक है स्पोर्ट्स कर लेंगे, और अदर्स में क्या आता है सर, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, सोशल वेलफेयर का काम कर लिया, ये सारी चीजें आती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो यही सारे तो ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं सर। आप रिसर्च कर रहे हो, एजुकेशन में आर्ट, साइंस और कॉमर्स है, और स्पोर्ट्स है, और अदर्स में ये चारों है। तो ये सारे काम अगर आपके ऑब्जेक्ट्स में आता है तो आपको क्या मान लिया जाता है, आपको पहला तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा, आपके जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो आप इन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना चाहते हो। और तीसरा, आपकी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, द कंपनी प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ द डिक्लेयर डिविडेंड। अगर ये 3 कंडीशन मीट होती है, पहला सर ओपीडी है, ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट्स और डिविडेंड। ऑब्जेक्ट्स, प्रॉफिट और डिविडेंड। ऑब्जेक्ट्स आपके ये है, प्रॉफिट्स आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे और डिविडेंड आप प्रोहिबिट करोगे। ओपीडी अगर मीट करता है तो एक सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बनती है। कैसे? अब कंपनी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बोलेगा हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुनना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देगा। क्या देगा? सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देगा। सर जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना, आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनते हो। एक तो चैरिटी का काम कर रहे हो, ऊपर से अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हो सकता। चैरिटी का काम कर रहे हो तो तुमको लिमिटेड कंपनी ही बनाएंगे, उसमें सर आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड कंपनी का प्रिविलेजेस मिलेगा। सर क्या सेक्शन 8 कंपनी में एक फर्म मेंबर बन सकता है? एक फर्म क्या सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है? जी हाँ। पर सर एक फर्म क्या नॉर्मल कंपनी में मेंबर बन सकता है? नहीं, पर वो सेक्शन 8 कंपनी में बन सकता है। क्यों? कह दिया सो कह दिया, कह दिया सो कह दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कोई एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ जी सॉरी सर, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला कि आपका एडिशनल आपको क्या करना पड़ेगा। एडिशनल पॉइंट्स क्या है आपके, ध्यान से सुनो। सेक्शन 8 कंपनी है, अब आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बन गए ना, तो आप अपने मेमोरेंडम का या आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन करोगे ना, तो आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। सीजी के अप्रूवल के बिना आप अपना ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। सीजी के अप्रूवल के बिना आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर एमओए का और एओए का, क्यों? क्योंकि इसी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बेसिस पे तो आपको अप्रूवल दिया। और दूसरा, आप अगर अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हो किसी और टाइप की कंपनी में, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। आप एसआर पास करके कन्वर्ट करवा सकते हो। यहां तक तो ठीक था सर। आगे की बात सुनो, आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का कहानी शुरू होता है। मेरी आंखों में देखो, मेरे तरफ, बुक छोड़ दो ऐसी तैसी बुक की, मेरे तरफ देखो सर। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब होता है? लाइसेंस तुमको हमने भरोसा करके दिया था, पर अगर एक सेक्शन 8 कंपनी इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करती है, या जो लाइसेंस के जो टर्म्स है ना उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या फिर आप अपने बिजनेस को फ्रॉडलेंटली चला रहे हो, आप अपने अफेयर्स को फ्रॉडलेंटली चला रहे हो, तो लॉ ने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लाइसेंस को रिवोक कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लाइसेंस को रिवोक कर देगा और तुमको पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने बोल देगा। जैसे ही आप कन्वर्ट होते हो, आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा, और नाम ऐड करके आप आरओसी को इंटीमेट कर दोगे कि भैया हमारे लग गए। ठीक है। अच्छा, रिवोक होने के बाद उसके आगे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो कंपनी है ना, उसको या तो हम वाइंड अप कर देते हैं या अमेलगमेट कर देते हैं। अमेलगमेट मतलब क्या? किसी और सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ मिला के अलग कर दो। या फिर आप अगर वाइंड अप करना चाहो तो वाइंड अप भी कर सकते हो। पर सर वाइंड अप मतलब क्या? सारे असेट्स बेचे और लाइबिलिटी पे की। अब सर असेट्स बेचने के बाद मान लो अगर कोई सरप्लस असेट बच गया, तो उसका क्या? जो सरप्लस असेट बच गया उसका आप 2 चीज कर सकते हो, या तो जो असेट है उसको वैसा का वैसा किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर आप वो असेट को सेल करो, जो कैश आएगा उसको इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर दो। किधर? इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर दो, और इससे आपका वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। समझे क्या? तो पहला सर, आप अगर सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, लाइसेंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या फ्रॉडलेंटली अफेयर कंडक्ट करते हो पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कंपनी आपको ऊब देने के बाद, ऊब क्या होता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद कंपनी आपका लाइसेंस रिवोक कर देगी। कंपनी को बोलेगी कंपनी कन्वर्ट करा अपना स्टेटस, और नाम ऐड करने के बाद तुम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे। सर जहां आपका लाइसेंस रिवोक होता है और सीजी को लगता है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में हमको ये दोनों चीजें करनी चाहिए, क्या? वाइंडिंग अप या फिर अमेलगमेशन, तो आप वो करोगे। उसके बाद सर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई सरप्लस एसेट बचता है, तो या तो उसको ट्रांसफर कर दो किसी और को, या उसको सेल करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में पैसा डाल दो। और सर पनिशमेंट, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया इस वाले सेक्शन का, तो क्या पनिशमेंट लगेगा? कंपनी को लगेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का फाइन, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 25,000 से 25 लाख तक का फाइन, जिसमें सेक्शन 447 का भी फ्रॉड का तुमको पेनल्टी लगेगा। 10 लाख से 1 करोड़, यहाँ पे 25,000 से 25 लाख, और यहाँ पे सेक्शन 447 भी आ जाता है अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको पता है, कुछ नई बात इसमें नहीं है।
चलो सर, उसके बाद सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अंदर नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है, बच्चों वाला प्रोविजन है। सेक्शन 8 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि सर जब आप रजिस्टर हो जाते हो, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी अलग हो जाती है, मेंबर अलग हो जाते हैं, दो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई इनका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है सर, इसमें और कुछ भी नहीं है सेक्शन 9 में। उसके बाद मैं सोच रहा था सेक्शन 10 भी आपको पढ़ा देता, पर चलो मेमोरेंडम वगैरह खत्म कर लेते हैं। तो सेक्शन 9 हो गया, अब वापस 4 पे आ जाओ। 4 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 5 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और 6 ये है कि मेमोरेंडम और एसोसिएशन जो है एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इन दोनों पे। फोर्थ क्या है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेरे से आगे चलोगे, मोआ जो होता है वो आपका बेस डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट कहां पे लिखा हुआ है सर, सेक्शन 399 में लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और हर इंसान जो कंपनी के साथ डील कर रहा है ना, ये क्या हरकतें कर रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं शुभम, अभी तो बहुत दूर है वैलेंटाइंस डे। सुनो सर, मैंने क्या बोला सर, अगर ये इंसान अगर कंपनी के साथ क्या कर रहा है, अगर कोई डीलिंग कर रहा है, डीलिंग सही में डीलिंग कर रहा है, तो उसको उन डॉक्यूमेंट का पब्लिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम, बिकॉज सर मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और बहुत फ्रीली अवेलेबल होता है। सर मेमोरेंडम में आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट्स लिखा रहता है, अगर आप ऑब्जेक्ट्स के बाहर जाके काम कर रहे हो तो उसको अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट मानते हैं। अब सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपके मेमोरेंडम में 6 क्लॉज आते हैं, एक बार आंखें बंद करके देखो कौन सा चेहरा आ रहा है आपके, आंखें बंद करो, 6 क्लॉज देखो, अपने एक कोरा कागज है उसमें लिख लो। पहला क्या है सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप सबसे पहले नेम क्लॉज डालते हो, कंपनी का नाम के। दूसरा आप स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज डालते हो, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका स्टेट डालो। तीसरा आप ऑब्जेक्ट क्लॉज डालते हो एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, कि आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है और उससे मैटर्स इंसिडेंटल क्या है। चौथा आप डालते हो लाइबिलिटी क्लॉज, कि जो कंपनी है उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कितनी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो आपको बताना पड़ता है। पांचवा आप डालते हो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा और फेस वैल्यू पर शेयर क्या होगा, वो आप ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज डालते हो। और लास्ट में आप नॉमिनेशन क्लॉज डालते हो, अगर आपकी 1% कंपनी है तो आप ये बताते हो कौन कौन नॉमिनी है, और उसके पहले सर आप एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम भी डाल देते हो, कौन कौन मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है। आंखें खोलो, आगे बोलो सर, ये 5 क्लॉजेस या 6 क्लॉजेस आप डालते हो, पर सर सुनो ये आपके मेमोरेंडम में आता है। उसके बाद सर मेमोरेंडम में आने के बाद इसका शॉर्टकट अपन ने बनाया था एनआर सोलो, वेरी गुड। अब सर उसके बाद सुनो नेम क्लॉज, उसके बाद सुनो नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का क्या प्रोविजन है सर, ध्यान से सुनना। नेम क्लॉज में 3 चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। पहला आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सॉरी सबसे पहला आपका आईओयू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑफेंस नहीं होना चाहिए किसी एक्ट के अंडर, और तीसरा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। आईओयू, आईओयू वैसा वाला वो नहीं, अरे सुनो, आईओयू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, दूसरा ऑफेंस नहीं होना चाहिए अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए किसके ओपिनियन में, सीजी के ओपिनियन में। ये तो 3 प्रोहिबिशन हो गया। प्रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो, अगर कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिससे ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि तुम्हारी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैट्रोनेज है, या फिर कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो जो हमने प्रेस्क्राइब कर रखा है, तो आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अगर आप कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिससे ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पैट्रोनेज है, सपोर्ट है आपको, या दूसरा कोई वर्ड जो हमने प्रेस्क्राइब किया है वो यूज कर रहे हो, तो आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर नाम रखने के बाद अप्रूवल लोगे नहीं चलेगा, अप्रूवल लेकर के फिर नाम रखना पड़ेगा आपको। प्रायर अप्रूवल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे प्रीवियस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन बैंक में, राइट। अब सर रूल नंबर 8 बी में इन्होंने नाम दिए हैं, कौन कौन से नाम दिए हैं, ये सारे नाम सर, बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, कोर्ट और जुडिशरी, स्टेट और स्टैट्यूटरी। और ये सब तो याद ही नहीं होगा सर, ये 2 कॉलम तो याद ही नहीं होगा, शुरू का 3 पहले एक बार पढ़ लो बस, उतना ही। अगर ये नाम अगर आप अपने नाम में जोड़ रहे हो ना तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लगेगा। सर ये नाम अगर हिंदी में भी आप इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज कर रहे हो तो भी आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर आप अगर कोई गवर्नमेंट के स्कीम का नाम, जन धन योजना स्कीम का नाम है, आप जन धन कंपनी खोल रहे हो तो वो स्कीम के नाम पे या भारत नाम या इंडिया नाम ये सब भी यूज कर रहे हो ना, प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा। और तो हद हो गई, सुनो, अगर तुम अपने नाम में बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपके कोई रेगुलेटर होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, ये लोग सब रेगुलेटर होंगे, तो रेगुलेटर का जो भी कंप्लायंसेस है वो आपने कंप्लाई कर लिया है, ऐसा आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट बाय द एप्लीकेंट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर हैज बीन कंप्लाइड विद। मतलब मान लो अगर मैं बैंक वर्ड यूज करना चाहता हूं तो मैं जब अप्लाई कर रहा हूं ना तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि बैंक को कौन गवर्न करता है, आरबीआई, आरबीआई के जो भी कंडीशंस है वो सारे मैंने मीट कर लिए हैं, तुम मेरे को चुपचाप दे दो ना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, समझे क्या मालिक, बोलो हाँ कि नहीं, अरे बोलो यस और नो।
चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो भी आपको नाम के आगे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ओपीसी होते हो तो याद रखना ओपीसी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी अगर आप हो तो आपको ब्रैकेट में ओपीसी वर्ड यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में ओपीसी और आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। समझे? अरे बोलो हाँ ठीक है। उसके बाद सर रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करते हैं। आप अगर चाहो तो आप अपना नेम रिजर्व करवा सकते हो। सर देखो दो लोग नाम रिजर्व करवाते हैं, एक तो नया कंपनी और एक एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपको अपना नेम रिजर्व करवाना है दो फॉर्म है आपके पास, एक तो स्पाइस प्लस फॉर्म और दूसरा रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म, RUN रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म। आप ये फॉर्म्स यूज करके आप अपना नाम रिजर्व करवा सकते हो। जब आप नाम रिजर्व करने का एप्लीकेशन डालोगे तो रजिस्ट्रार चेक करेगा भैया आइडेंटिकल तो नहीं है ना, कोई ऑफेंस तो नहीं है, अनडिजायरेबल तो नहीं है। अगर उसको सारी चीजें ठीक लगेगी वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए नाम रिजर्व करेगा सर? अगर आप एक न्यू कंपनी हो तो 20 दिन के लिए और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो 60 डेज के लिए। किसको ज्यादा टाइम मिल रहा है? किसको ज्यादा टाइम मिल रहा है? एग्जिस्टिंग कंपनी को ज्यादा टाइम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग कंपनी पे ज्यादा भरोसा है। भैया नई कंपनी का क्या है। पर सर अगर आपने अपना नाम रिजर्व करवा दिया और बाद में पता चला कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स फर्निश किया था वो झूठ है या इनकरेक्ट है तो क्या होगा सर? तो फिर सुनो, अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो अच्छा है हाश, आप क्या करोगे, रिजर्वेशन कैंसिल कर दोगे। कैंसिल 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 और आप 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दोगे। शर्त क्या है? आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हुई है। पर अगर आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है, अगर आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है तो सुनो यहां पे आप फंस जाओगे। यहां पे रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है कि रजिस्ट्रार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद तुम 3 चीजें कर सकते हो। कंपनी को ऑर्डर करो कि कंपनी तुम अपना नाम चेंज करो, और ये जो नाम चेंज करने का हम ऑर्डर दे रहे हैं ना 3 महीने के अंदर कर देना OR पास करके। 3 महीने के अंदर कर देना OR पास करके, SR भी नहीं, 3 महीने के अंदर OR पास करके। दूसरा ऑप्शन है हम तुम्हारा नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से स्ट्राइक ऑफ कर दे। और तीसरा ऑप्शन है कि तुम वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल कर लेना। सर देखो ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ये ऑर्डर रजिस्ट्रार दे रहा है। रजिस्ट्रार खुद कभी भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं दे सकता। वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देता है? वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देता है बच्चों? वाइंडिंग अप का ऑर्डर देता है ट्राइब्यूनल। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि भैया ये ले वाइंडिंग अप का ऑर्डर जरा सा पास कर देना। बस सर मेरे साथ सुनते रहो, खत्म हो जाएगा। क्या मजा आएगी आपको उसके बाद। सर एमओए के फॉर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, सुनो एमओए के फॉर्म्स क्या है आपको पता है ना कैसे लिखते हैं? लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाई शेयर्स गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। शेयर्स गारंटी में गारंटी में 2 पार्ट होगा, विदाउट लाइबिलिटी विद लाइबिलिटी, सॉरी विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड में भी 2 होगा, विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल। फिर जब आप एमओए की बात करोगे ABCDE लिख देना। जब आप एओए की बात करोगे FGHIJ लिख देना। सर आप समझ रहे हो, रिवीजन क्लास में मैं समझा नहीं पाऊंगा पर मेरे को पता है आप समझ गए। मेरे को पता है अपन ने क्लास में लिखा है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ABCDE और FGHIJ। ठीक है चलो सर ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था, इसको काट दो, इसको कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे। सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये होता है, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स है। ये आपको 4 पॉइंट याद करना होगा, PVRS ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगर बाहर जाके आप काम कर रहे हो तो जो काम किया वो वॉइड है, वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड जा ही नहीं सकते, चले गए तो वो वॉइड है। वॉइड अगर काम कर लिया तो अगर सारे मेंबर्स भी अप्रूव कर दे भी वो रैटिफाई नहीं कर सकते, और ना ही कंपनी ना ही बाहर वाला पार्टी एक दूसरे को सू कर सकता है। सर अगर आप आउटसाइड ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके काम करते हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल हो जाता है। और आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग अब PVRS हो जाता है। P प्रोहिबिटेड है, एक तो मत करना। V कर लिया तो वॉइड है। R रैटिफाई नहीं कर सकता, कोई मेंबर के एसेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और S एक दूसरे को सू नहीं कर सकते। सर 2 केस लॉ था, जो ये 4 मैंने चीजें आपको बताई ना, ये कैसे डिसाइड हुआ था? ये केस लॉ से डिसाइड हुआ था। ये लॉ में नहीं लिखा है, केस लॉ से आया। तो सर लॉ में क्या नहीं लिखा हुआ है? तो 2 केस लॉ क्या है? राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, और दूसरा क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन वर्सेस रिची। सर राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी में क्या डिसाइड हुआ था? यहां पे ये डिसाइड हुआ था, मेरी बात ये सुनना, कि अगर आप अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप इंट्रा वायरस एक्ट कर रहे हो, मतलब वो जो कंपनी के पावर के अंदर है पर वो रेस्पेक्टिव डायरेक्टर के पावर में नहीं था, तो लॉ बोल रहा है इसको रैटिफाई कर सकते हो आप। कंपनी कर सकती थी पर जिस डायरेक्टर ने किया वो नहीं कर सकता था, तो आप शेयर होल्डर से रैटिफाई करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्रा वायरस टू द एक्ट है। सर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले केस में एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची के केस में क्या हुआ था आपको याद है? एशबरी रेलवे कैरेज ने रिची को थोड़ा सा फाइनेंस दे दिया था, जबकि उनके एमओए में कहीं भी फाइनेंस देने का पावर नहीं था। तो बहुत लड़ाई हुई उनके बीच में, और लास्ट में हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ने ये बोला कि जब एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी है उसने जब रिची को फाइनेंस दिया ना, उसने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया। अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड होता है। रिची जाकर के अब एशबरी के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार रिची को मेमोरेंडम निकालना चाहिए था, क्योंकि मेमोरेंडम तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, और रिची को पढ़ना चाहिए था और पढ़ के देखना चाहिए था यार तू तो मेरे को लोन दे ही नहीं सकता, तू लोन दे कैसे रहा है?
ऐसा नहीं कि अच्छा दे रहा है ले लेते। तो रिची लोन ले नहीं सकता था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, आप एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। और तो और सुनो, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर एक कमरे में आकर बोल देना कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तब भी वो वॉइड रहेगा। अगर सारे शेयर होल्डर आकर के बोल दे कि ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है, तब भी ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तब भी ये ट्रांजैक्शन वॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायरस एक्ट है, मतलब तुमने अपने लिमिट के बाहर जाकर के काम किया है। पर सर आज के जमाने में ये प्रोविजन का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आजकल चुटकी में एसआर पास करके मेमोरेंडम चेंज हो जाते हैं। आपको पता है ना, एसआर पास किया, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल डालो। समझे? अरे बोलो समझे क्या? हाँ सर, लॉ भी लाइक हद में रहो, करेक्ट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर अपन ने सेक्शन 5 पढ़ना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत इजी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है सर? कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। वो बाहर की चीजें नहीं, अंदर की चीजें बताता है, कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? हाँ सर, आर्टिकल्स आपको इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। अब अगर आप आर्टिकल्स में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जब भी याद आए तो याद करना एक ताला। ये ताला क्या बोलता है? आपको जनरली एओए अमेंड करना है ना, ऑल्टर करना है ना, तो आपको एसआर लगता है। पर कभी कभी आप एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो कि ये प्रोविजन एओए का अमेंड करने के लिए आपको मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस देन एसआर लगेगा। वर्ड बोलो सर, क्या बोला मैंने? मोर रेस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसआर। वो आपको कंडीशंस लगेंगे, मतलब शायद 80% अप्रूवल, 90% अप्रूवल, इस तरह का आप कंडीशन डाल सकते हो। सर ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालोगे कभी? दो समय पे डाल सकते हो, या तो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त, या बाद में अमेंडमेंट करके भी डाल सकते हो। अगर आप अमेंडमेंट करके डाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी के केस में एसआर लगेगा, और प्राइवेट कंपनी के केस में सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा। सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, तब भी आप क्या कर सकते हो? अमेंडमेंट करके एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। पर पब्लिक कंपनी के केस में क्या लगेगा? आपको एसआर लगेगा। और जब आपने एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया, तो एक बार आंटी को भी बता देना, आरओसी को, कि ओ मैडम डाल दिया हमने। आप नोटिस दे देना आरओसी को कि भैया हमने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दिया है। तो सर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जब आएगा तो आपने 3 पॉइंट लिख करके आना है। सबसे पहला, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? दैट टू ऑल्टर अ पर्टिकुलर प्रोविजन, मोर कंडीशन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर वुड बी रिक्वायर्ड। दूसरा, कब डालोगे? अरे प्रोविजन कब डालोगे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप एओए में? दूसरा, आप कब डालोगे? या तो फॉर्मेशन के समय, या ऑल्ट्रेशन के समय, या फिर अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट अगर कर रहे हो तो पब्लिक कंपनी में 75% और प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर्स का अप्रूवल आपको लगेगा। उसके बाद सर आप एक नोटिस दे देना आरओसी को। उसके बाद सर एओए का फॉर्मेट क्या होता है? एओए का फॉर्मेट एफजीएचआईजे। आपको पता है लिखा एफजीएचआईजे है, पर है एफएचजीआईजेआई। जो बच्चे आप लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जो नहीं समझ रहे, उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आपको जो समझाया गया आप उसी से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर आगे। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत आसान है। डॉक्ट्रिन ऑफ, जो मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट बताया था कि आपका मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? मेमोरेंडम उसमें लगता था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब एक कंपनी, अगर हम एक कंपनी के साथ अगर कोई इंसान डील कर रहा है तो ये मान लिया जाता है इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इसको पहले से मेमोरेंडम के बारे में पता है। पर सर उसका एक एक्सेप्शन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने आया और बोले आउटसाइडर आर नॉट सपोज्ड टू बी अवेयर ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, they can only believe in what the company is saying। तो सर अगर यहां पे लिखा है कि पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी, अंदर की बातें हमको नहीं पता भाई। स्टेक होल्डर नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वाज कन्वीन्ड और हेल्ड प्रॉपर्ली एक्सेट्रा। ये जो डॉक्ट्रिन है ना इंडोर मैनेजमेंट का, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को, एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। और वो ये बोलता है दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर डॉक्यूमेंट। मतलब बाहर वाले इंसान को अगर आपने बोला एसआर पास हो गया, तो वो आपकी बात पे मान लेगा एसआर पास हो गया, वो पूरा पीएचडी नहीं करेगा, मीटिंग बुलाई थी क्या, ये हुआ था क्या, वो हुआ था। अब सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया, उसके 150 साल के बाद, पागल हो गए थे, 150 साल के बाद इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इनसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। अब सर सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाने का रीजन क्या था? उसका रीजन दो था। सबसे पहला, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं होता, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, घर की बात घर में ही रहती है। और दूसरा, अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लाते ना, तो कंपनी इसका मिसयूज करके क्रेडिटर्स के पैसे देने से बच जाता। अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लाते तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यूज करके कंपनी क्रेडिटर्स के पैसे देने से बच जाता। द कंपनी कुड एस्केप द क्रेडिटर्स, एस्केप कर जाते, छुप के निकल जाते। कैसे? आप बोलते अच्छा लोन हमने लिया था, हमने नहीं लिया था भाई, हमारे डायरेक्टर ने लिया था, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो इस तरीके से आप आउटसाइडर को एस्केप कर जाते। तो हमने बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे भाई,
ठीक है। उसके बाद सर तीन एक्सेप्शन है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को लेकर के। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या, बाहर वाले को प्रोटेक्ट करेंगे, बट तीन केस में साले तुमको भी नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर तुमको पहले से पता था, अगर तुमको पहले से पता था कि भैया यहां पे गड़बड़ है, फिर भी तुमने काम नहीं किया ढंग से, तो फिर हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इन केस द आउटसाइडर हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद इन द कंपनी, द बेनिफिट ऑफ डीआईएम विल नॉट बी अवेलेबल। दूसरा, नेग्लिजेंस। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते ना, अगर आप थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट भी डालते तो आप डिस्कवर कर लेते जो इरेगुलरिटी है, पर आपने वो एफर्ट डाला ही नहीं। क्यों? बोले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। लॉ बोला उस समय में हाथ छोड़ के चला जाऊंगा तेरा। उसके बाद सर फोर्जरी का केस। अगर फोर्जरी का केस आता है ना, तो लॉ जो है वो सोनपरी की तरह गायब हो जाता है। बोले एक तो बिकतु जिम्पदू था। तो सर फोर्जरी के केस में क्या होता है, अगर फोर्जरी हुआ है तो सर नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी, फोर्जरी इज वॉइड, फोर्जरी इज पूरा का पूरा वॉइड। तो लॉ ने बोला फोर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। ठीक है सर, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो गया। अब आगे समझो दोस्तों, सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम। ये एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम क्या है? एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम मतलब क्या है सर? एक्ट और मेमोरेंडम या आर्टिकल में या अग्रीमेंट में या रेजोल्यूशन में एक तरफ कौन कौन है? मेमोरेंडम, आर्टिकल, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन। एक तरफ है एक्ट। दोनों में से किसका पलड़ा भारी है? सर एक्ट का पलड़ा भारी है। अगर एक्ट और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होएगा ना, तो एक्ट जीतेगा हमेशा। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, एसोसिएशन, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, सारी चीजों को क्या करता है? ओवरराइड करता है। पर सर सुनो, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया तो ये वाला जो प्रोविजन है ना मेमोरेंडम का, आर्टिकल का, ये वॉइड मान लिया जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा। बहुत सिंपल है सर। उसके बाद हमारा 6 के बाद 7 हो गया इनकॉर्पोरेशन, 8 हो गया सेक्शन 8 कंपनी, 9 हो गया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। जब एक बार आप अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवा लेते हो तो क्या होता है? एक बार जब आपने एमओए एओए आरओसी के पास दे दिया और कंपनी फॉर्म हो गई, तो क्या होता है? तो सर कंपनी और मेंबर एक दूसरे को बाइंडिंग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो सर? अरे बाइंडिंग, बाइंडिंग हो जाते हैं मतलब कंपनी, मेंबर्स बाइंड हो जाता है कंपनी को जो पैसा प्रॉमिस किया है वो देने के लिए, और कंपनी बाइंड हो जाती है मेंबर्स को जो सर्विस बोला है वो देने के लिए। मान लो अगर मेंबर ने बोला था मैं शेयर खरीदूंगा, एक शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए के पीछे आपने 5 रुपए भी दे दिए, 5 रुपए और देने का है, तो वो जो 5 रुपए आपको देने का है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कंपनी को वो पैसा नहीं दोगे ना, तो कंपनी आपके ऊपर चढ़ के, जैसे डेट का रिकवरी होता है ना, वैसे जैसे मतलब वो रिकवरी होता है डेट का, उस तरीके से आपसे वो पैसा निकालेगा। पर पैसा निकालेगा क्यों? क्योंकि कंपनी और मेंबर एक दूसरे से बाइंड हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद सर याद रखना, कंपनी और मेंबर एक दूसरे से बाइंड होते हैं, मेंबर मेंबर आपस में बाइंड नहीं होते। मतलब आप भी रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो, मैं भी रिलायंस का शेयर होल्ड करता हूं, हाँ मैं और कंपनी, और आप और कंपनी बाइंड हो गए, पर मैं और आप बाइंड नहीं हुए। ठीक है, मैं और आप बाइंड नहीं हुए, समझे? ऑल मनीज पेबल बाय अ मेंबर टू द कंपनी शेल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। समझे सर? उसके बाद आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है सर? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बहुत खतरनाक सेक्शन है। मैंने यहाँ पे समरी बना के रखा है, आप ये समरी से पढ़ लो, क्लास में जो लिखा था उससे भी पढ़ लो, और जो बाद में देख रहे तुम लोग इसको नोट भी कर सकते हो अगर तुमको चाहिए तो। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपके नोट से देख लो काम चल जाएगा, नहीं तो ये बाजू वाला समरी से भी पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। पर मैंने यहाँ पे पूरा क्रिस्प मैनर में समराइज कर दिया है। सुन लो ध्यान से सर, अगर आपको मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन करना है, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन करना है, सबसे ऊपर, जिनको चाहिए आंखें बंद कर लो, मैं मस्त समझा दूंगा आपको एकदम। अगर आपको मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन करना है, सबसे ऊपर आप ये ध्यान रखो कि आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा, दूसरा ये सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और तीसरा आरओसी को ऑल्टर्ड मेमोरेंडम देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? पहले एसआर पास करना, दूसरा सेक्शन का कंप्लायंस करना, और तीसरा आरओसी को इन्फॉर्म कर देना। अब सर सबसे पहले मेमोरेंडम में 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, स्टेट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। तीस लास्ट की 3 क्लॉज छोड़ दो सर, लाइबिलिटी, कैपिटल और नॉमिनेशन। पहले वाले 3 पे फोकस करते हैं, नेम, स्टेट और आपका ऑब्जेक्ट। अगर आप अपना नेम क्लॉज चेंज करना चाहते हो, कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी देंगे अप्रूवल? नहीं सर, मोदी जी ने ये टास्क दे दिया आरओसी को। आरओसी का अप्रूवल लोगे कि भैया ये नाम छोड़ के मैं नया नाम ले रहा हूं। और अगर अगर सुनो मेरी बात, अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, या उल्टा कन्वर्ट हो रहा है, और आपको अपने नाम में सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड करना है या रिमूव करना है, उसके लिए आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर आप अपना नेम चेंज कर रहे हो तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद आप आरओसी को इंटीमेट कर देना कि भैया नेम चेंज का अप्रूवल तो आप ही ने दे दिया है, अब आप इसको नोट भी कर लो, और आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। नाम चेंज इफेक्टिव तब से हो जाएगा जब से आपको सीओआई मिला है। क्या बोला मैंने? सीजी का अप्रूवल लेना, सीजी के बिहाफ में कौन देगा? आरओसी देगा। फिर आप आरओसी को इंटीमेट कर देना, और फिर आप क्या करना? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना करके दे देना। जिस दिन का दोगे उस दिन से नेम चेंज इफेक्टिव हो जाएगा।
अरे बोलो प्लीज, समझे क्या? हाँ सर। उसके बाद मेरी बात समझो, स्टेट चेंज। अगर मैं कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहा हूं, अगर मैं कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहा हूं जैसा रिलायंस ने किया था, तो सबसे पहले मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन देगा सर सीजी के बिहाफ में अप्रूवल? इस बार आरओसी नहीं आएगा बेटा, इस बार रीजनल डायरेक्टर आएगा। रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा। कितने दिन के अंदर? जिस दिन एप्लीकेशन दिया उसके 60 डेज के अंदर अप्रूवल मिलेगा। सर अप्रूवल में वो तीन चीजें चेक करेगा पहले कि क्या तुम्हारे पास अपने क्रेडिटर का या डिबेंचर होल्डर का कंसेंट है। अगर कंसेंट नहीं है, क्या तुमने एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है उनको, या तीसरा क्या तुमने एडिक्वेट प्रोविजन बना रखा है ताकि उनका सारा पेमेंट हो जाए। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट होना चाहिए, तभी जाके हम 60 डेज के अंदर आपको अप्रूवल देंगे। तो सर हमने आरडी को अप्लाई किया, आरडी ने 60 दिन के अंदर अप्रूवल दे दिया। ये तीन चीजें चेक करके जब एक बार अप्रूवल मिल गया ना, उसके बाद मैं इंटीमेट करूंगा आरओसी को, दोनों आरओसी को कि अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया। और इंटीमेट करने के बाद जो मेरा फाइनल आरओसी है, फाइनल आरओसी मतलब जहां पे मैं जा रहा हूं, मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, तो महाराष्ट्र का जो आरओसी है ना, वो मेरे को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और उसके बाद मेरा स्टेट चेंज इफेक्टिव हो जाएगा। सर देखो, एक कर्नाटका में आरओसी था, एक महाराष्ट्र में आरओसी है। मैं दोनों आरओसी को बताऊंगा कि मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं, पर मेरे को सीओआई कौन देगा? मेरा डेस्टिनेशन वाला आरओसी। कौन सा? महाराष्ट्र वाला आरओसी। क्या तुम समझे? अरे मालिक बोलो हाँ। न्यू वाला, करेक्ट। समझे सर? बोलो हाँ, बोलो बोलो सब हाँ, बोलो सब हाँ, बोलो कसम है तुमको हाँ, बोलो जल्दी, कसम है तुमको हाँ, बोलो। थैंक यू। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं, मेरी बात सुनो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं सर। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैं आपको बताया था दो चीजें होती है, एक तो ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या था? अगर मेरे को मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, एसआर पास करो, चेंज करो, आरओसी को बता दो। क्या बोला मैंने? एसआर पास करो, चेंज करो, आरओसी को बता दो। 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कुल मिला के बोल रहा है एसआर पास कर लेना, ठीक है। पर सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लॉज भी था कि अगर मैंने पब्लिक से पैसा रेज किया है, उसमें से कुछ पैसा अनयूटिलाइज है, और अब ये अनयूटिलाइज पैसों का मैं ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूं, तो लॉ ने बोला फिर देख बेटा, तेरे को सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने के लिए जो भी एसआर का डिटेल्स है वो तेरे को न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा और वेबसाइट में छापना पड़ेगा। सर कितने न्यूज़पेपर में छापू? दो, इंग्लिश और वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब क्या? जहां मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां का जो लोकल लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर है वो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर होता है। उसके बाद तीसरा, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो नाराज शेयर होल्डर है, उन लोगों को एग्जिट ऑफर दिया जाएगा। एग्जिट ऑफर कौन देगा सर? या तो कंपनी का प्रमोटर या शेयर होल्डर इन कंट्रोल। प्रमोटर कौन सर? जैसे रिलायंस के प्रमोटर में मुकेश अंबानी आता है, पर शेयर होल्डर इन कंट्रोल में शायद नीता अंबानी भी आ जाती है, तो वो एग्जिट ऑफर देंगे सेबी रेगुलेशन के हिसाब से। और जब एक बार आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा, आप आरओसी को 30 डेज के अंदर इंटीमेट कर दोगे। सर डिसेंडिंग शेयर होल्डर मतलब आपके नाराज फूफा जो होते हैं, वो नाराज फूफा को आप एक्सिट ऑफर दोगे और बोलोगे चलते बनो भैया। समझे क्या? समझे मालिक? ऑब्जेक्ट क्लॉज एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ऑर्डनरी मतलब ये दोनों वर्ड लॉ में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। ऑर्डनरी मतलब क्या? जनरली अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, एसआर पास करो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। पर अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया था और पब्लिक का पैसा अनयूटिलाइज्ड है, उसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर में डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में डालने पड़ेंगे, साथ में आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर दोगे सेबी रेगुलेशन के हिसाब से। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर दोगे सेबी रेगुलेशन के हिसाब से। कौन देगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी? प्रमोटर देगा या शेयर होल्डर इन कंट्रोल देगा? या तो प्रमोटर देगा कंपनी का, या फिर शेयर होल्डर इन कंट्रोल आपको एग्जिट ऑफर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ। ये आपका पूरा प्रोविजन है सर, और मैंने सारा कवर कर लिया। अब आ जाओ सर आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन पे, बहुत आसान है। अगर आप अपना आर्टिकल्स ऑल्टर करना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। चला मला माहिती नहीं ते सांगा, जो टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। बोले सर आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अभी अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है कंपनी का, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी हो रहे हो या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो रहे हो, तो सुनो, उसको भी ऑल्टरेशन माना जाता है। पर अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो रहे हो ना, तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो छोटे से बड़े हो रहे हो, इंडिया में बढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पब्लिक से अगर प्राइवेट पे आ रहे हो ना, तो तुमको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर एक बात समझो, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में 3 चीजें लिखता है कि हम शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट कर रहे हैं, और हम प्रोहिबिट कर रहे हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये तीनों में से कोई भी बात आप अपने आर्टिकल से हटाओगे ना, तो प्राइवेट कंपनी कट के अब तुम पब्लिक कंपनी हो जाओगे। प्राइवेट कंपनी छूट जाएगा, अब तुम पब्लिक कंपनी हो जाओगे, अगर तुमने कोई भी बात हटाई अपने आर्टिकल्स में से। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, जैसे ही आपका ऑल्टरेशन होता है 15 दिन के अंदर आप आरओसी को बता दो। कैसे बताओगे? सबसे पहले बताना, ये देख भाई, ये मेरा नया आर्टिकल है, ये पुराना, ये नया, नए में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो बता देना, और उसके बाद जो नया वर्जन है ना वो दे देना। आप क्या बोलना, और अगर आपको अप्रूवल ऑफ सीजी लगा है,
सर अप्रूवल ऑफ सीजी कब लगता है? जब पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुए तो सीजी का अप्रूवल लगता है, वो भी दे देना। तो सर आप ऑल्टरेशन बताना, आप उसको अप्रूवल देना, और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल जो नया वाला है वो भी दे देना। ये तीनों के तीनों आप आरओसी को भेज दोगे 15 दिन के अंदर। यूं तो चीजें आरओसी के पास 30 दिन में चले जाता है, पर एमसीक्यू बनाने में इनको तकलीफ आ रही थी, तो इन्होंने बोला एक दो जगह 15 दिन लिख देते, कहीं कहीं मन करेगा 21 दिन भी लिख देंगे। चलो सर आगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, एनी ऑल्टरेशन ऑफ एओए रजिस्टर्ड अंडर शेल बी वैलिड एज इफ इट वर ओरिजिनली अंडर दी इन दी आर्टिकल्स। अच्छा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुम लोगों को सवाल ये होगा सर ये नोट्स कहां पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये नोट्स आपको जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पे आपको मिल जाएगा, और ये नोट्स आप यूज कर सकते हो। ये हार्ड कॉपी आने में आपके पास 7 वर्किंग डेज लगता है। क्या बात कर रहे हो सर, वाह वाह। जो बच्चे अभी देख रहे बोले हाँ 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 सर, क्या क्या कर रहे हो आप। चलो 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 आगे सुनो सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी। एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी के केस में क्या डिसाइड हुआ था, आर्टिकल को अल्टर करने का पावर है शेयर होल्डर के पास। कैसे? एसआर पास करना पड़ेगा। आर्टिकल को अल्टर करने का पावर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। क्यों? एसआर पास करना पड़ेगा। तो अगर आपको एसआर पास नहीं करना, अगर आपको, आप ये नहीं कर सकते कि शेयर होल्डर अपना पावर किसी और को दे दिए, बिल्कुल नहीं, शेयर होल्डर तेरा पावर है, तेरे को ही यूज करना पड़ेगा, तो किसी को इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर ये क्या है आपका सेक्शन 15 है ऑल्टरेशन ऑफ 14 है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, 13 था मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन, 14 था ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, 15 क्या है दोस्तों? 15 क्या है? ऑल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर कोई भी ऑल्टरेशन हुआ एमओए एओए के जितने भी कॉपीज है उसमें नोट कर देना। अगर कोई भी कॉपी तूने नोट किए बिना इशू कर दिया ना भाई, तो तेरे को 1 लाख रुपए पर कॉपी, 1,000 रुपए पर कॉपी का पेनल्टी लग जाएगा। बोलो अपने जुबा केसरी, अपने मुंह से बोलो कितना पेनल्टी लग जाएगा? 1,000 रुपीज पर डे, सॉरी 1,000 रुपीज पर कॉपी इशूड विदाउट ऑल्टरेशन। सिंपल सी बात है सर। उसके बाद 15 के बाद आ जाओ 17 पे। क्यों सर? 17 भी सिमिलर बात करता है कि अगर कोई मेंबर है कंपनी का, वो अगर आके कंपनी को फीस देता है और एमओए एओए अग्रीमेंट रेजोल्यूशंस का कॉपी मांगता है, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिन के अंदर, कितने दिन? 7 दिन के अंदर वो आपको एमओए एओए ये सारी चीजें पहुंचा दे। एमओए एओए आर्टिकल अग्रीमेंट रेजोल्यूशन अगर उसने नहीं पहुंचाया ना, तो 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। 1,000 रुपए दिन का, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 1 लाख रुपए का। कब? अगर तुमने 7 दिन के अंदर नहीं पहुंचाया उनको डॉक्यूमेंट्स। 7 दिन के अंदर अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचाया उसको, कौन से डॉक्यूमेंट सर? एमओए हो गया, एओए हो गया, आर्टिकल अग्रीमेंट्स हो गया, रेजोल्यूशंस हो गया। समझे? WEL की फुल फॉर्म सर विच एवर इज लोअर होता है बेटा, विच एवर इज लोअर। मेरे को पता है तुम लोग WIL लिखते हो, मैं WL की आदत है, मेरे को सुधार लूंगा, मैं अपनी आदत सुधार लूंगा, मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो दोस्तों, सेक्शन 12 क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। व्हाट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी? बहुत तगड़ा प्रोविजन है, मेरे तरफ देखना, एक झटके में खत्म हो जाएगा। दोस्तों देखो, मैंने आज कंपनी इंकॉर्पोरेट कर ली, मेरे को कुछ दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढ लेना पड़ेगा। बताओ कितने दिन? 30 डेज के अंदर। उसी 30 डेज के अंदर मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन जो है आरओसी को दे देना पड़ेगा। मतलब उसका रेंटल अग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अग्रीमेंट हो गया, जो भी है मेरे को आरओसी को दे देना होगा। क्या करना होगा? आरओसी को दे देना होगा। उसके बाद सर मैंने ये बोला, जब रजिस्टर्ड ऑफिस ले लेते हो तो सजाना शुरू कर देना। कैसे? आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। अपने ऑफिस के, सारे ऑफिस के बाहर नाम और अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। 3 चीजों का ध्यान रखना, कॉन्स्पिशियस पोजीशन होना चाहिए, मतलब दिख रहा होना चाहिए, लेजिबल फॉर्मेट होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑफिस के बाहर नेम और एड्रेस हो गया। दूसरा, वाह, दूसरा दूसरा क्या बोला सर? आपकी कंपनी का जो सील है उसमें आपका नाम इनग्रेव्ड होना चाहिए। कंपनी का जो सील है उसमें नाम इनग्रेव्ड होना चाहिए। तीसरा, आपका जो बिजनेस लेटर हेड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और सिन होना चाहिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। और चौथा, जो भी आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, ये 4 चीजें मैंने आपको बोली सर, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना। ऑफिस के बाहर सील के ऊपर बिजनेस लेटर हेड और प्रॉमिसरी नोट, ऑफिस के बाहर नाम एड्रेस डाल देना। 3 चीजें ध्यान रखना, कॉन्स्पिशियस, लेजिटिमेट और लैंग्वेज जो है, और उसके बाद सील इनग्रेव्ड होना चाहिए, नाम। तीसरा, बिजनेस लेटर में नाम और एड्रेस और सिन होना चाहिए, और प्रॉमिसरी नोट में आपका नाम होना चाहिए। पर सर सुनो, अगर पिछले 2 साल में आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो नए नाम के साथ हर जगह फॉर्मल नाम भी डालोगे। मतलब जैसे कि फेसबुक जो है, अगर उसने पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही नाम चेंज किया है, तो वो अपना फेसबुक मेटा नाम के साथ साथ फेसबुक का नाम भी यूज करेगा। कैसे लिखते हैं सर? ब्रैकेट में फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली नोन एज। उसके बाद सर रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज की बात करते हैं, और ये सबसे तगड़ा प्रोविजन है, तुमको अगर याद होगा तो। याद है क्या तुमको? तुमको याद है क्या भाई लोग? अरे ओ भाई लोग, अरे भाइयों, और बोलो बोलो, तुम बोलो, मैं ढूंढ रहा हूं ताकि तुमको चार्ट से ही करा दूं।
वाह। हाँ जी सर देखो, सर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लो उससे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, तो हमने सेक्शन 13 में कवर किया था। सेक्शन 13 में क्या बोला था हमने कि रीजनल डायरेक्टर जो है वो 60 दिन के अंदर आपको अप्रूवल देगा, वो अप्रूवल दोनों आरओसी को दोगे, और एक आरओसी जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा 30 दिन के अंदर। तो 60 और 30। पर सर जब आप सेम स्टेट के अंदर हो, मतलब आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, पर तो आप ये पूछना कि भैया सिटी टाउन विलेज के अंदर हूं या नया सिटी भी जा रहा हूं। सिटी टाउन विलेज के अंदर अगर हूं ना, तो लॉ कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन ले लेना, शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसी जगह पे तो ना शेयर होल्डर को क्यों परेशान करना। पर अगर सिटी टाउन या विलेज के बाहर जा रहे हो ना, तो शेयर होल्डर को छूना पड़ेगा। सर सिटी टाउन या विलेज के बाहर जा रहे हो ना, तो सवाल ये होता है आरओसी सेम है कि बदल गया। अगर वो सही सेम है, आरओसी सेम है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा, एसआर लगेगा क्योंकि शेयर होल्डर का सिटी छोड़ के जा रहे हो आप, और तीसरा आपको आरओसी के वजह से कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। पर अगर आपका आरओसी भी चेंज हो जाता है ना, तो सर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर तो लगेगा ही, साथ में सीजी का भी अप्रूवल लगेगा। कौन देगा सीजी के बिहाफ में अप्रूवल? सीजी के बिहाफ में अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर देगा। कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। सर यहां पे रीजनल डायरेक्टर को 30 डेज मिला है। सर जब स्टेट चेंज हो रहा है, रीजनल डायरेक्टर को 60 डेज मिला था। क्यों? क्योंकि उसको दो अलग अलग स्टेट के आरओसी से बात करना था। यहां पे तो उसको उसी आरओसी से बात करना है जो उसके अंडर है। मतलब मान लो मुंबई से पुणे जा रहे हो, तो महाराष्ट्र वाला रीजनल डायरेक्टर जो है उसी के अंडर मुंबई है, उसी के अंडर पुणे, तो वो 30 दिन के अंदर संभाल लेगा। और फिर कंपनी जो है ना, कंपनी जाकर के आरओसी को फाइल करेगी 60 डेज के अंदर कि अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया, और फिर आरओसी 30 डेज के अंदर उसको रजिस्टर कर लेगा। तो यहां 30 60 30 है। यहां पे कितना था सर? जब स्टेट चेंज हो रहा है तो 60 30 था बस। यहां पे कितना है? 30 60 30 है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? यहां पे मैंने एक और तरीके से लिख रखा है आपके लिए। मान लो बैंड्रा में हुआ सिटी, ये स्पेशल बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और सीजी का अप्रूवल। अगर आप विद इन सिटी टाउन विलेज, सेम सिटी टाउन विलेज में हो, तो आपको देखो बोर्ड रेजोल्यूशन तो भाई हर जगह लगेगा और बात नहीं करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा। पर अगर सिटी के बाहर जा रहे हो आप, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। पर क्योंकि आरओसी सेम है, तो आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा। अक्सर बाहर भी जा रहे हो और आरओसी भी चेंज हो रहा है, तो आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। विद इन 30 डेज लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर 30 डेज के अंदर देगा, आरओसी को 60 दिन के अंदर इन्फॉर्म करोगे और आरओसी 30 डेज के अंदर रजिस्टर करेगा। स्टेट के बाहर जा रहे हो तो ये दोनों तो लगेगा ही, साथ में 60 और 30 भी लग जाएगा। ये समरी आपको समझ आया सर? मेरे बुक में भी बना हुआ है, समझे क्या? सर ये लाइन पढ़ो, आगे बढ़े सर, चलो। उसके बाद सर सेक्शन 10 है, सुनो मेरी बात, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये वाला सेक्शन क्या कहता है? दो चीजें करने से कंपनी को रोका जा रहा है। कंपनी बिजनेस शुरू करना है या अगर पैसे बोरो करने हैं, बिजनेस शुरू करना है या पैसे बोरो करने हैं, दो कंडीशन का ध्यान रखना। सबसे पहला कंडीशन, सुनो सुनो, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कंपनी के डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आरओसी को। क्या डिक्लेरेशन? कि भैया जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे ना, उन्होंने जो पैसा प्रॉमिस किया था, उन्होंने वो पैसा पे कर दिया है। द सब्सक्राइबर्स हैव पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट दे हैड अग्रीड टू टेकन। ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? डायरेक्टर दे रहा है। कितने दिन के अंदर? जिस दिन आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई ना, उसके 180 डेज के अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आरओसी को। दूसरा, आपको ये बताना पड़ेगा 30 डेज के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो वेरीफाइड हो गया। कौन सी सेक्शन के अंदर? सेक्शन 12 के अंदर आपका आरओ वेरीफाई हो गया। 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन दे रहे हो, 30 दिन के अंदर आरओ आपका वेरीफाई हो गया है। इनमें से कोई भी अगर चीज नहीं करोगे तो आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते, बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। पर अगर आपने कर दिया, इस सेक्शन का डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए का कंपनी को, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को हर दिन का 1,000 रुपए लगेगा, अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है। पर सर अगर सुनो, अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन भी नहीं दिया और आपने अगर बिजनेस भी शुरू नहीं किया और आरओसी को लग रहा है कि तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा बेटा? वो तुम्हारा नाम हटा देगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से। बोलेगा जब काम ही नहीं करना है तो क्यों नाम लेके रखा है? या तो काम करो तभी ना नाम लेके रखोगे। तो लॉ ने बोला कि अगर आप बिजनेस डिक्लेरेशन नहीं देते हो और आरओसी को लगता है तुम बिजनेस भी नहीं कर रहे हो ना, वो काट देगा नाम, काट देगा तुम्हारा नाम आरओसी में से। अब सर उसके बाद एक बात सुनो, अगर आप डिक्लेरेशन दे रहे हो तो आपके डिक्लेरेशन पे कैसे भरोसा करेंगे? तो लॉ ने बोला जब डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है ना, उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वो कौन देगा सर्टिफिकेट? सीए देगा या सीएस देगा या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देगा, पर वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करके देगा। जो डायरेक्टर का डिक्लेरेशन है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और सुनो सर, और अगर एक कंपनी है जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, ये पढ़ो ये वाला लाइन,
If a company pursuing objects requiring registration of any sectoral regulator, then the registration or approval shall be obtained and attached to the declaration. मतलब सर मान लो आप बैंकिंग का काम कर रहे हो, आपको अगर आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत है, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तो जो 180 दिन के अंदर आप डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, उसके साथ साथ आप ये भी अटैच करोगे। 180 दिन के अंदर जो डिक्लेरेशन दे रहे हो आप उसके साथ ये भी अटैच करोगे जो अप्रूवल आपको आया है बैंकिंग का। सर बहुत आसान सेक्शन है, दो चीजें मत करना, बिजनेस शुरू मत करना, लोन मत लेना, जब तक 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं दे देते कि हाँ भैया जो पैसे हमने मांगे थे वो आ गया है, और दूसरा जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। क्या तुमको समझा? हाँ सर, आगे बढ़ते। सर सेक्शन 16 क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी। रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी मतलब क्या? तुम्हारा नाम सुधारना। सुनो क्या हुआ है, अगर गलती से या अनजाने में या जाने में, इफ विथ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, क्या लिखा है? इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज क्या हो रखा है, एक कंपनी ने अपना नाम अपने आप को उस नाम से रजिस्टर करवा लिया जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से पता चलता है, सुओ मोटू, किसी को कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं सुओ मोटू, मतलब खुद से पता चलता है, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द नेम ऑफ अ कंपनी इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, देन व्हाट विल हैपन? सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, and then the company will have to change its name within 3 months by way of passing an ordinary resolution. OR पास करके अपना नाम चेंज कर लेना। ये तो कब? जब सीजी को खुद से लगा। दूसरे केस में क्या होता है, अगर मान लो मैंने अपनी कंपनी बना ली टोमेटो लिमिटेड, और जोमेटो लिमिटेड जो है, जो इस ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, वो अगर जाके सीजी को एप्लीकेशन करेगा कि मेरा नाम जो है वो आइडेंटिकल है या क्लोजली रिजेंबल करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन के बेसिस पे मेरे को ऑर्डर पास करेगा कि 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम चेंज कर दे। पर सर ये जो एप्लीकेशन जोमेटो जाके दे रहा है ना, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि आपको 3 साल के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मतलब मैंने जब टोमेटो बनाया तो जोमेटो को उसके 3 साल के अंदर जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद उसका एप्लीकेशन वैलिड नहीं रहेगा, चाहे नेम सेम क्यों ना हो, चाहे नेम सेम क्यों ना हो। तो लॉ ने क्या बोला, ये ऑन एन एप्लीकेशन कौन दे रहा है भाई? ये रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क विद इन 3 years of incorporation that the name is identical with or too nearly resembles in the opinion of the CG, then in that case CG may direct the company to change its name, और कंपनी 3 महीने के अंदर चेंज करेगा। अब सर सुनो, जब भी आपको नाम चेंज करने के लिए बोला गया है, आप नाम चेंज करके 15 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, ताकि आपको आरओसी एक नया सीओआई दे देगा। वापस से आरओसी को कितने दिन के अंदर बताने गया है, बोला गया है सर? 15 दिन के अंदर बताने बोला गया है। अब लास्ट वाला प्रोविजन सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ऑर्डर दिए थे फिर भी तुम 3 महीने के अंदर अपना नाम नहीं चेंज किया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा नाम चेंज करेगा। मान लो तुम्हारा कंपनी का नाम टोमेटो लिमिटेड था, काट के अभी झंड लिमिटेड लिख देगा। झंड लिमिटेड लिखने के बाद वो आपको उसी नाम पे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ये लो बधाई तुम्हारे घर झंड हुआ, इस तरीके से, और तुम्हारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दे, तुम्हारी कंपनी का नाम चेंज कर देगा। तो मैंने क्या बोला, सीजी शैल अलॉट अ न्यू नेम एंड शैल एंटर द न्यू नेम इन रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड इशू अ फ्रेश सीओआई देयर आफ्टर। सर अब एक बात बताओ, तुम्हारे को टोमेटो लिमिटेड से झंड लिमिटेड कर दिया, तुम वापस से उस झंड लिमिटेड को भंड लिमिटेड कर सकते हो क्या? तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वापस टोमेटो लिमिटेड नहीं कर सकते भैया, ठीक है? Provided that nothing here shall prevent a company from subsequently changing its name. उसके बाद फिर से नाम चेंज करने से तुमको कोई नहीं रोक रहा है। उसके बाद सर सेक्शन 18 क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी क्या है? अगर तुम अपने कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो लिमिटेड कंपनी है, उसको अनलिमिटेड कंपनी करना चाहते हो, या वैसा वर्सा इस तरह का अगर कन्वर्जन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल करो, लेकिन उसके लिए आपको एमओए एओए का अल्टरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे सर? कन्वर्जन करने के बाद आरओसी को अप्लाई करोगे, और आरओसी एप्लीकेशन के बाद आपका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन क्लोज करेगा और आपको नया सीओआई देगा। मतलब सर आप एमओए एओए ऑल्टर कर रहे हो, आरओसी को अप्लाई कर रहे हो, सीओआई मिल रहा है आपको, और जब आपका कन्वर्जन हो जाता है ना, तो सुनना, जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ उसके पहले का आपका डीएलओआर, डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, डीएलओसी, डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे अफेक्ट नहीं होंगे, ये सारे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या लिखा है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अफेक्ट डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सच डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड एज इफ द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन मेड। मतलब सर मान लो पहले अनलिमिटेड कंपनी थी, बाद में लिमिटेड कंपनी बन गई, तो जब अनलिमिटेड कंपनी थी तब उसके डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो अब इंपैक्ट नहीं होंगे, पुराने वाले इंपैक्ट नहीं होंगे, पर अगले आने वाले तो जरूर इंपैक्ट हो जाएंगे, ठीक है? चलो सर, उसके बाद बहुत सिंपल है सर, सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? अगर एक सब्सिडरी कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी है, तो लॉ ये कहता है सब्सिडरी कंपनी तू ना होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मत होल्ड करना, होल्डिंग कंपनी तू ना सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स अलॉट मत करना। अगर तूने अलॉट कर दिया ना, तो ये अलॉटमेंट वॉइड है।
क्या बोला? सब्सिडरी तो होल्डिंग के पास मत जाना, होल्डिंग तो सब्सिडरी को मत देना, सब्सिडरी तो होल्डिंग का मत लेना, होल्डिंग तो सब्सिडरी को मत देना। शेयर्स, और अगर तुमने दे दिया तो वॉइड हो जाते हैं, अगर तुमने दे दिया तो वॉइड हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरी बात सुनो सर, तीन एक्सेप्शन है इस चीज के, इस चीज के तीन एक्सेप्शन है। पहला, तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर हो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे तुम शेयर होल्ड कर रहे हो। दूसरा, अगर तुम ट्रस्टी कैपेसिटी में अगर शेयर होल्ड कर रहे हो। तीसरा, आप पहले शेयर होल्डर थे और बाद में सब्सिडरी बन गए तो वो भी चलता है, बिफोर शेयर होल्डर बाद में लेटर ऑन सब्सिडरी। तो पहला क्या सर? वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, कोई मर गया उसका शेयर होल्ड करते हो। दूसरा, एज अ ट्रस्टी होल्ड करते हो। या तीसरा, आप शेयर होल्डर थे इवन बिफोर यू बिकेम अ सब्सिडरी। और सर एक बात याद रखना, ये तीन एक्सेप्शन है जहां पे सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी का पकड़ सकती है शेयर्स। लेकिन लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड कर रही है, सुनना, ये दो केस में आपके पास फिर भी वोटिंग राइट्स होगा, पर ये थर्ड केस में आप जो हो वोट नहीं कर सकते, आप कंपनी के मीटिंग में जाके वोट नहीं कर सकते। बहुत गंदे लोग आ रखे हैं मेरी क्लास में, बहुत गंदे लोग आ रखे हैं। वो तुम लोग बहुत ज्यादा अंडरस्टूड अंडरस्टूड कर रहे हो, बहुत गंदे लोग आ रखे हैं। सुनो, एसएस की वाइन्स बोले। हाँ, ये यही सही बोला तुमने, आई हेट माई माइंड, दैट इज द ट्रूथ। मैंने तुमको बोला था मैं एक जरिया हूं जो तुम्हें तुम्हारी सोच से मिलाता हूं, ठीक है? सर घर के बाहर निकालने वाले। सुनो मेरी बात, तुम लोग बहुत गंदे लोग हो, तुम लोग बहुत बिगड़े हुए लोग हो, तुम लोग अपनी उम्र से 6 साल आगे चल रहे हो। सुनो, सर, चलो 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 दोस्तों, बस खत्म करते हैं, मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या कहा, तीन केस में आप शेयर होल्ड कर सकते हो। सर सुनो, मैंने क्या बोला, यही बातें तो बाद में याद आएगी। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला आपको, ये जो राइट टू वोट होता है ना, राइट टू वोट होता है ना, वो दो केस में मिलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी के केस में मिलता है, और कोई केस में आपको राइट टू वोट नहीं मिलता है। उसके बाद सर ये सेकंड वाला पॉइंट काट दो, और मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, ये पॉइंट पूरा हमने क्लास में कवर किया था, आपको कुछ नहीं समझ रहे, आपको बस इतना समझ रहे कि आप अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी की कैपेसिटी में शेयर होल्ड कर रहे हो, आप बिंदास जाके मीटिंग में होल्ड वोट कर सकते हो। पर अगर आप पहले शेयर होल्डर थे, बाद में आप सब्सिडरी बन गए, तो जाके आप वोट नहीं कर सकते। सर एक बात बताओ, मैं ये तीनों में से कोई भी केस में शेयर होल्डिंग कर रखा हूं, ये तीनों में से कोई भी शेयर होल्डिंग केस में शेयर होल्डिंग कर रखा हूं, कंपनी 1:1 का बोनस इशू करती है, तो मेरे को भी मिलेगा क्या? मैं सब्सिडरी हूं, मैं होल्डिंग का शेयर होल्ड करता हूं, क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट हो रहा है, तो होल्डिंग कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है, मेरे को मिलेगा क्या? दी आंसर इज यस, एब्सोल्युटली मिलेगा। सर सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को देना चाहते हो, तो आप उसको सर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड ऑफिस में छोड़ करके या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो। क्या 5 तरीका है सर? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लिविंग इट एट इट्स आरओ और बाकी चीजें। पर अगर कंपनी कोई नोटिस दे रही है रजिस्ट्रार को या किसी मेंबर को, तो उनके पास भी वैसा ही सिमिलर मोड होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, कुरियर हो गया, डिलीवर हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। पर सर एक बात याद रखना, ये मोड ऑफ डिलीवरी है। अगर आप मेंबर को बोले कि मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा, मेंबर ने बोला नहीं रजिस्टर्ड पोस्ट से बहुत धीरे आएगा, आप मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजो, तो आप मेंबर से एक्स्ट्रा 100 रुपए ले सकते हो और आप उनको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। पर अगर मेंबर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो था कानपुर का था, और अब वो बोल रहे हैं भाई रायपुर भेज दे, तो वो आप नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही भेजना पड़ेगा। पर आप मोड चेंज कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसे लेकर के, ठीक है? उसके बाद सर निधि कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन दिया है कि हर कंपनी जो है ना, सारी चीजें नोटिस वगैरह जो है सारे मेंबर्स को भेजती है, पर निधि कंपनी के लिए हमने एक एक्सेप्शन दिया है, निधि तुमको सब लोगों को देने की जरूरत नहीं है नोटिस। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को उन्हीं लोगों को मेंबर्स को नोटिस देना जिनका मोर देन 1000 इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, विच एवर इज लेस। जिनके पास शेयर होल्डिंग, निधि कंपनी जिस उन मेंबर्स को नोटिस देगी जिनका शेयर होल्डिंग 1000 रुपीज इन फेस वैल्यू
और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, 1000 इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस। सिर्फ इनको ही, इससे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग करते हैं ना इनको देना। मतलब सर ये लिमिट हो गया, 1000 वाला शेयर जो होल्ड करते हैं ना ये लिमिट हो गया, इससे ज्यादा जो होल्ड कर रहे हैं सबको नोटिस फिजिकल फॉर्म में जाएगा, बाकी लोगों को नोटिस नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में छाप देना और तुम्हारे कंपनी का जो नोटिस बोर्ड है ना, तुम्हारे ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड है ना वहां पे लगा देना, उससे काम हो जाएगा, तुमको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। सर इलेक्ट्रॉनिक मतलब देना, इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का मतलब दो ही होता है, फैक्स और ईमेल, बस इतना याद रखो, फैक्स भेजना या ईमेल भेजना इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, सुनना, अगर कंपनी अपने मेंबर को नोटिस भेज रही है, किस चीज का नोटिस भेज रही है, मीटिंग का नोटिस भेज रही है, और वो भी कैसे भेज रही है, पोस्ट से भेज रही है। कैसे भेज रही है, पोस्ट से भेज रही है। एक काम करो, आपके नोट्स में यहाँ पे पहले एक डब्बा बना लो और ये डब्बे के बाजू में लिख लो पोस्ट। अगर आपके पास अगले, आप अगर 3-4 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो या 3-4 महीने बाद देख रहे हो, कोई अमेंडेड आपके पास नोट्स आया होगा तो उसमें लिखा होगा ऑलरेडी, यहाँ पे शुरू में लिख लो पोस्ट। तो सर अगर आप कंपनी अपने मेंबर्स को नोटिस भेज रही है पोस्ट से, और पोस्ट से नोटिस अगर भेज रहे हो ना, तो लॉ ने बोला उसका डीम्ड डिलीवरी मान लिया जाएगा विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिस्पैच देयरऑफ। जिस दिन आपने भेजा उसके 48 आवर्स के अंदर डीम्ड डिलीवरी मान लिया जाएगा, अगर वो एक मीटिंग का नोटिस है। उसके अलावा कोई भी अगर नोटिस है ना, तो उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जब भी डिलीवर होता है तब डिलीवर माना जाएगा, जब भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में डिलीवर होता है। पर अगर नोटिस का मीटिंग है ना, सॉरी मीटिंग का नोटिस है ना, तो 48 आवर्स में उसको क्या मान लिया जाएगा, डिलीवर्ड मान लिया जाएगा। सर सेक्शन 21 क्या कहता है, ऑथेंटिकेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को ऑथेंटिकेट करना है तो कौन करेगा सर, कंपनी का वो की मैनेजरल पर्सन या वो ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, वो साइन करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब सर एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कौन कर सकता है, अगर बोर्ड ने किसी को ऑथराइज किया कि एमपी ऑफिसर या एम्प्लॉय, तो उसके साइन पे उसको ऑथेंटिक मान लिया जाएगा। और सर एग्जीक्यूशन की अगर बात करें, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट बनाना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ध्यान से सुनो। अगर कंपनी के पास सील है, कंपनी के पास कॉमन सील है, तो कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया है बोर्ड ने, वो कंपनी का कॉमन सील लगा के ऑथराइज कर सकते हैं। पर अगर कंपनी के पास सील नहीं है तो सर ऑथराइजेशन 2 डायरेक्टर दे सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस दे रखे, वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड सीएस। अगर सीएस ने अपॉइंट हो रखा है तो सीएस और एक डायरेक्टर देगा, और अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर करके दे देगा, अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है। इसी तरीके का प्रोविजन आपको अगर याद होगा तो सेक्शन 46 जो चैप्टर 4 में आता है, उसमें हम शेयर सर्टिफिकेट में भी पढ़ते हैं। शेयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, या तो कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, नहीं है तो कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक सीएस, अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो। समझे। और सर जब ऑफिशियली ऑथेंटिकेट हो जाता है ये डॉक्यूमेंट, तो उससे कंपनी बाइंड हो जाती है। ऑफिशियली ऑथेंटिकेट होने पे कंपनी बाइंड हो जाती है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, अगर तुमको पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना आप लोगों को कैसा लगा, बिकॉज योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन गाइस। ऑनेस्टली जरूर मेरे को कमेंट में बताओ कैसा लगा तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। चलो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, इट वॉज अ क्विक फ्लैशबैक ऑफ सच लॉन्ग क्लासेस, वेरी गुड। चलो गाइज, ऑल राइट, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। आई विल सी यू ऑल सून फॉर द नेक्स्ट